नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। मैं बिहार में हूं और लगातार यहां का जो चुनावी मिजाज है, यहां जो नब्ज है लोगों की, वो टटोल कर आपके लिए बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरें ला रही हूं। लेकिन खबरदार में तो हम तमाम और खबरें भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम खबरदार की लेंस से हम सभी खबरों को एक एक करके देख लेते हैं। जो खबर हम जिसका विश्लेषण करने वाले हैं, सबसे पहले बिहार चुनाव में इस बार बाहुबलियों का कितना जोर है, इसका विश्लेषण करेंगे। बार बार ये दावे किए जाते हैं कि बाहुबलियों को सियासत से दूर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बिहार में बाहुबली सदाबहार हो चुके हैं और अब की बार भी बाहुबलियों की ही बहार आने वाली है। बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों और रिश्तेदारों के जरिए कैसे इस चुनाव को कैप्चर करने की कोशिश की है, ये सब आपको बताएंगे। बिहार में अपराध की सियासत का पूरा रिपोर्ट कार्ड आज हमारे पास है। जिस तरह चुनाव के दौरान कोरोना की गाइडलाइन को साइड लाइन कर दिया गया है, उसी तरह राजनीति में अपराधीकरण को रोकने का प्रण भी एक किनारे जैसे लगा दिया गया है। पाकिस्तान से एक दिलचस्प खबर आई है। पाकिस्तान की सत्ता के अलग अलग स्तंभ एक दूसरे पर टूटकर गिर रहे हैं, या कहिए कि टूट पड़े हैं। वहां 11 विपक्षी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और इस सियासी तूफान के केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। इमरान खान और मरियम नवाज की लड़ाई कैसे मोदी पर आ गई, ये आपको देखना चाहिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवादियों की शरण में चला गया है। पाकिस्तानी आतंकियों की खतरनाक बैक टीम का षड्यंत्र सामने आया है। एलओसी की 7 लोकेशंस पर 300 आतंकवादी भारत पर हमले के लिए तैयार हैं। यानी चीन हो या पाकिस्तान, दुश्मन बॉर्डर पर भारत की तरफ लगातार तनाव की डिलीवरी करना चाहता है। इससे सावधान रहना होगा। और आज आपको भारत के बॉर्डर वाले बड़प्पन के बारे में भी बताएंगे। भारत और चीन के तनाव के बीच आज एक अजीबोगरीब घटना हुई। चीनी सेना का एक सैनिक आज डेमचौक के पास भारतीय सीमा में पकड़ा गया। भारतीय सीमा में यह चाइनीज सैनिक क्या कर रहा था और चीन ने इसकी वापसी के लिए भारत से किस तरह सविनय निवेदन किया, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस बात की कि बिहार में काबा, इसकी चर्चा बड़ी हो रही है इन चुनावों में। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जिन बाहुबलियों को पिछले चंद सालों में बिहार की ही जनता ने नकारा, कैसे दबे पांव वो वापस यहां की सियासत में घुस रहे हैं। पार्टियां अलग हो जाती हैं, चेहरों की अदला बदली हो जाती है, लेकिन बाहुबलियों का बोलबाला क्या यहां रहेगा? क्योंकि वो तो तय करना है मतदाताओं को, यहां के वोटरों की सोच और दबे पांव किस तरीके से बाहुबली अलग अलग पार्टियों के जरिए इन चुनावों में ले रहे हैं एंट्री। जरा इस अहम रिपोर्ट को देखिए। कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहाँ काम कर, कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यहाँ से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोग? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। पता है कि क्या हाल था पहले, अब क्या होगा। और जरा सा भी कोई गलतफहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा। हर जगह नीतीश कुमार ये बात जरूर याद दिलाते हैं। हर जगह नीतीश कुमार जंगल राज का डर दिखाते हैं। जंगल राज वही जो 1990 के दशक में, जंगल राज वही जिसमें बाहुबलियों का राज चलता था। लेकिन बाहुबलियों का जमाना तो बिहार में सदाबहार। सुशासन के दावे भी इनका कुछ नहीं। पार्टी कोई भी हो, चुनाव में बाहुबली ही। बिहार के चुनाव आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। पहले चरण के 1066 कैंडिडेट्स में 319 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस हैं। इनमें 164 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं। गंभीर मामले यानी हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, उगाही और किडनैपिंग। लेकिन बिहार में कोई भी पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चुनाव आते हैं तो बिहार फिर पहले जैसा दिखता है। बाहुबलियों को टिकट देने में ना कोई हिचक है, ना कोई शर्म। बस किसी तरह से वो सीट सेफ एंड सिक्योर, बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटों का नंबर आ जाए। लिस्ट बहुत लंबी है। आरजेडी इस लिस्ट में टॉप पर है। चुन चुन का टिकट बांट। मोकामा की चर्चित सीट से बाहुबली अनंत सिंह को इस बार आरजेडी से टिकट मिला है। इन पर 38 क्रिमिनल केस हैं। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया। ये अगस्त में ही बेऊर जेल से छूट कर आए। इन पर 33 क्रिमिनल केस हैं। गया की अतरी सीट पर आरजेडी के अजय यादव कैंडिडेट हैं। इन पर 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की बेलागंज सीट से जेडीयू के अभय सिंह कैंडिडेट हैं। इन पर भी 14 क्रिमिनल केस है। गया की ही गुरुआ सीट पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने सुधीर वर्मा को टिकट दिया। इन पर 37 क्रिमिनल केस हैं। एक वक्त इन पर 25,000 रुपए का इनाम था। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट पर एलजेपी के हुलास पांडे कैंडिडेट हैं। ये बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं। इन पर मर्डर और उगाही के कई केस हैं। 10 मात्र बाहुबली नहीं है, 90, 100 में 90। कोचाकोट नीतीश,
बनियापुर धूमल सिंह नीतीश, अजय सिंह की बीबी नीतीश, 10-25-47 रखने वाला रुपौली बीमा भारती नीतीश, गोपालपुर में नीतीश, खगड़िया में नीतीश, ये दोनों यदि बाहुबली अपराधी, बलात्कारी, बालू माफिया, जमीन माफिया को टिकट नहीं देंगे तो ये लोग 700 जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। 100 में 90 इन लोगों ने जो टिकट दिया है इस बिहार के आदमखोर लोगों को, नासक लोगों को। लेकिन राजनीति की ये डर्टी पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। जिन बाहुबलियों को पार्टियों से टिकट नहीं मिला या उन्हें अयोग्य होने का डर था या फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को टिकट। रेप के दोषी पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से आरजेडी की कैंडिडेट है। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी की कैंडिडेट है। वैशाली की महनार सीट से बाहुबली रमा किशोर सिंह की पत्नी वीणा सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया। सहरसा जेल में बंद डॉन आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवनी आनंद और बेटे चेतन आनंद को सहरसा और शिवहर से आरजेडी ने टिकट दिया। जेडीयू ने एकमा, रुपौली और अतरी सीटों पर मनोरंजन सिंह धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव जैसे बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया। बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा से अखिलेश सिंह पर 27 क्रिमिनल के बिहार का सबसे खतरनाक अपराधियों को टिकट देने में अगर थोड़ी राजनीतिक असुविधा हो रही है तो फिर उनकी पत्नी, बेटे या रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। कुल मिलाकर चुनाव आते ही सबको बाहुबली पसंद आने लगते हैं, फिर चाहे वो सुशासन के दावे करने वाले हों या फिर वो हों जिनके जंगल राज का डर दिखाया जाता है। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाली एक संस्था है एडीआर और जो बिहार इलेक्शन वॉच है उसके साथ मिलकर दोनों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके जरिए आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से बाहुबलियों का इस्तेमाल और ये बाहुबल का प्रयोग एक तरह से राजनीति में इनके नामों के जरिए हो जाता है। 2005 के बाद से बिहार में 10,785 कैंडिडेट्स ने लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ा है। इनमें 30% कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, 30%, जबकि 20% कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन पर मामले बहुत सीरियस थे। इनमें हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, उगाही जैसे केस हैं। इसमें 2005 के बाद से बिहार के सांसद और विधायकों का भी अध्ययन किया गया। इनमें 57% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, 36% के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टियां न सिर्फ टिकट देती हैं बल्कि ये चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में भी बैठ जाते हैं। बिहार की राजनीति कैसे बाहुबलियों के आगे सरेंडर कर चुकी है, इसे समझने के लिए किसी जंगल राज को याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पिछली विधानसभा के आंकड़े उठा, पिछली विधानसभा में 136 विधायकों पर आपराधिक मामले थे, यानी विधानसभा में बैठने वाला हर दूसरा विधायक दागी था। करीब 40% विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अब जब आपराधिक मामलों से लैस नेताजी माननीय बनकर विधानसभा में बैठे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इस बार भी चुनाव में टिकट देने में भी किसी को क्या हिचक और कैसी शर्म, सब पार्टियों ने यही किया। बिहार की जनता भले ही बाहुबलियों को चुनावों में नकार दे, लेकिन पार्टियां नहीं नकारती। एक पार्टी साथ छोड़ती है, दूसरी पार्टी चुनाव मैदान में उतार देती है। इस बार भी यही तस्वीर नजर आ रही है। चुनावी राजनीति को कैसे अपराधी और बाहुबली पसंद आते हैं, इस बार के बिहार चुनाव के 2 क्लासिक केस से समझ जाएंगे। पहला मामला बाहुबली अनंत सिंह का है, जो मोकामा सीट पर पिछले 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। करीब 10 साल अनंत सिंह नीतीश कुमार के दुलारे थे। इस बार वो लालू यादव की पार्टी के दुलारे बन गए। जेल में बंद अनंत सिंह पर 38 क्रिमिनल केस है, लेकिन राजनीति में इनके ठाठ है और इन्हें ठिकाना भी मिल ही जाता है। नीतीश कुमार के साथ ये छोटे सरकार थे। नीतीश से दूरी बनी तो आरजेडी के पास चले गए। बाहुबली चोर जो बुतरू किडनैप करता है, चोरी करता है, ओकरो बाहुबली। इसको जनता बहुत मानता है, ओकरो बाहुबली। वो तो पत्रकार के कारण है कि चोर को भी, बढ़िया को भी, सबको बाहुबली कर दिए। तो बाहुबली असल में होता कौन है? बाहुबली होता है जो गरीब के सेवा करे, गरीब के कोई सतावे और काम में आ जाए, वही असली बाहुबली। दूसरा केस दानापुर का है,
जहां आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया, जिस पर 33 क्रिमिनल केस हैं। रीतलाल यादव 2003 में बीजेपी के नेता सत्यनारायण सिंह के मर्डर का मुख्य आरोपी है। सिन्हा की पत्नी आशा देवी बीजेपी के टिकट पर दानापुर विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से जीत रही हैं। लेकिन इस बार आरजेडी ने रीतलाल यादव को कैंडिडेट बनाया, जो इसी साल अगस्त में बेऊर जेल से छूटा है। बाहुबली को टिकट क्यों मिलता है? बाहुबली को टिकट इसलिए मिलता है कि वो परंपरा चला आ रहा है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा रहूंगा तो मुझे टिकट देगा, बाहुबली का दबदबा रहेगा और मैं जीत सकता हूँ। निजी तौर पर वोट देंगे? नहीं मैडम, आप देंगे? नो, आई विल नेवर। आप देंगे? बाहुबली को वोट हरगिज नहीं देंगे। डर के मारे भी नहीं? नहीं, डर का कोई बात नहीं। डर का माहौल है तो फिर सरकार का है। जो हमारे लिए विकास करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। क्या पार्टियों को बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों लगता है? काहे कि देखिए, बाहुबली अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनेज करते हैं और फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के बाद फिर आगे में फिर वो विकास भी नहीं, असली मुद्दे नहीं रह जाते। जी, बाहुबलियों को सबसे पहले बाहुबलियों जो बिहार में है, बिहार में नहीं केवल बल्कि लगभग स्टेट में बाहुबलियों को दिया जाता है, क्योंकि अपना वोट सिक्योर करने के लिए कि हम हमारी पार्टी सरकार बना सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाहुबली जब जीत जाते हैं उसके बाद ग्राउंड वर्क जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। पिछले कई चुनाव में कई बाहुबलियों को जनता ने जवाब भी दिया और इन्हें हराया भी है, लेकिन राजनीति में इनका दबदबा बहुत ज्यादा है। ये जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे बाहुबली पार्टी बदलते हैं, इलाका भी बदल लेते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन मनी और मसल पावर से चुनाव बहुत कम ही हारते हैं। और यही राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनावी क्वालिफिकेशन होती है। श्वेता सिंह के साथ, पटना से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार से, लेकिन बिहार चुनाव के साथ साथ हम आपको दुनिया भर की खबरें दिखा रहे हैं और इसीलिए अब बात जरा हम पाकिस्तान की करते हैं, जहां की तबाही और बर्बादी में ऐसा लगता है कि इमरान खान जो हैं वो गले तक डूबे हुए हैं। कोई वहां पर कह रहा है कि ये नालायक वजीर आजम है, कोई कह रहा है कि ये डरपोक इंसान है और हर बात के लिए वहां की जो सेना है उसके पीछे छिप जाते हैं। पाकिस्तान की 11 पार्टियों ने एक मंच पर आकर इमरान खान के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 2 दिनों के अंदर गुजरांवाला और कराची में बड़ी रैलियां की गई। इन रैलियों में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की आपसी तूतू मैमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में आ गए। दरअसल लंदन में रह रहे नवाज शरीफ ने इस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर बड़ा हमला कर दिया था। अब इस हमले से पाकिस्तानी सेना के ब्लू आइड बॉय इमरान खान बौखला गए और नवाज शरीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। यानी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की जो आलोचना की उसकी भाषा और लहजा वैसा ही था जैसा पीएम मोदी का तब होता है जब वो पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं। पाकिस्तान का सियासी मौसम एकदम तूफानी है। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब की इन तस्वीरों ने यकीनन इमरान खान की रातों की नींद उड़ा दी है। नारा लगा रही थी, कभी आटा चोर कह रही थी, कभी चीनी चोर, कभी बेरोजगारी तो कभी पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली पर इमरान खान को कोस रही थी। माहौल में पाकिस्तानी विपक्ष के अंगारे थे। विपक्ष की रैली का मुख्य आकर्षण थी पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज। इस रैली में मरियम नवाज ने इमरान खान पर एक के बाद एक वार किए। कराची की रैली में कश्मीर का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मरियम नवाज ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती को इमरान खान का कारनामा बताया। सेना हो, विपक्ष हो या सरकार, पाकिस्तान में कश्मीर के फ्यूल से ही सियासत की गाड़ी आगे चलती है। अब इस सियासी तूफान के केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज एक दूसरे पर पीएम मोदी का करीबी होने का आरोप लगा रहे हैं और अब इमरान खान उन्हें आईना दिखा रहे हैं। मजेदार ये है कि दोनों ये साबित करने में लगे हैं कि कौन पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा मुरीद रहा है, किसने किसकी खुशामद की है। इमरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने के मंसूबे लिए पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां एक मंच पर हैं। 11 पार्टियों की विपक्षी टीम मिलकर खेल रही है। पहले 16 अक्टूबर को गुजरांवाला और 18 अक्टूबर कराची के जिन्ना बाग में रैली हुई, लेकिन विपक्ष का मन अभी नहीं भरा है। ऐसी 4 और रैलियां होना बाकी है। एक ऐसा शख्स राजनीति में आने से पहले इमरान खान 11 खिलाड़ियों वाली पाकिस्तानी टीम के अगुवा हुआ करते थे।
लेकिन राजनीति की घुमावदार पिच पर उनका मुकाबला 11 विपक्षी पार्टियों से है। देखना दिलचस्प होगा कि इमरान विपक्ष के बाउंसर का कैसे मुकाबला करते हैं। एक तरफ विपक्ष की संयुक्त ताकत है तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इमरान खान को सेना का खुला समर्थन मिला हुआ है। लेकिन जनरल बाजवा कितने दिन इमरान के लिए फील्डिंग करेंगे ये कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की राजनीतिक हालत खराब है, वहां पर आर्थिक हालत खराब है, बाकी चीजें तो चलिए एक तरफ रहती हैं। उसका एक चीज जो हमेशा कायम रहता है वो है उसका आतंकी चरित्र। FATF में 2018 से वो अभी तक ग्रे लिस्ट में है और जो चीजें उससे सुधारने के लिए कही गई थी वो उसने सुधारी नहीं। यानी इस हफ्ते जो इसकी दोबारा बैठक होनी है उसमें समझ लीजिए कि पाकिस्तान की खिंचाई तय है और ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा वो। और इस सब के बीच उसका आतंकी चरित्र देखिए कि सीमा से, भारतीय सीमा से लगती हुई यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से कुछ गड़बड़ी फैला दे। अब बॉर्डर एक्शन टीम होती है यानी बैट टीम जिसे कहते हैं, कहने के लिए इसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडोज होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सपोर्ट किए जाते हैं आतंकवादियों से जो पाकिस्तान की तरफ से आना चाहते हैं। अब जरा देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कितने तैनात हैं। अनुच्छेद 370 का वजूद मिटने के बाद से 14 महीनों में तकरीबन 250 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सेना और ISI की इससे तिलमिलाहट बढ़ी हुई है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम को LOC के पास आतंकियों के 7 लॉन्च पैड्स पर सक्रिय किया गया है। आतंकियों और पाकिस्तान सेना के सोशल ऑपरेशंस ग्रुप को मिलाकर बनी बैट टीम उरी से लेकर गुरेज, तंगधार, KG और BG सेक्टरों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की खुराफात में जुटी है। केरन सेक्टर के पास अथमुकम, दुधनियाल और ठंडा पानी में 80 आतंकियों को देखा गया है। तंगधार सेक्टर में नीलम घाटी के पास 10 जैश, लश्कर और पाकिस्तानी सेना के SSG सैनिकों की मौजूदगी है। 40 आतंकियों का समूह पुंछ के पास पाकिस्तानी नियंत्रण वाले गांव सुजियान में जैश और अलबद्र के आतंकियों के साथ बैट टीम की मौजूदगी है। कृष्णा घाटी के पास मदरपुर और नट्टर इलाकों में 20 आतंकियों को देखा गया है। भिम्बर गली के पास लंचोट में 35 आतंकियों की मौजूदगी है। इसके अलावा राजौरी के पास डाक खाना इलाके में 25 आतंकियों की मौजूदगी की रिपोर्ट है। नौशेरा के पास झंडी इलाके में भी 35 आतंकियों के सक्रिय होने की खुफिया जानकारी मिली है। जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं काफी तादाद में, करीब 300 के लगभग जो है विभिन्न लॉन्चिंग पैड्स में ये लोग जमावटा करे हुए हैं और आने की कोशिश हर प्रकार के कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंक का खेल ऐसे समय पर भी नहीं थमा जब वो FATF के सामने बेनकाब हो चुका है। 21 से 23 अक्टूबर को आतंकवाद की रोकथाम के लिए बनी FATF की बैठक में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने की भी संभावना बरकरार है, क्योंकि मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत 7600 आतंकियों की जो लिस्ट पाकिस्तान ने तैयार की, उसमें से 4000 से ज्यादा के नाम अचानक से गायब हो गए। FATF के 27 में से 21 एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने कार्रवाई का दावा किया, लेकिन आतंकवाद पर उसकी कार्रवाई से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी असंतुष्ट है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने और FATF से बचने के लिए पाकिस्तान भले ही आतंकी कार्रवाई का दिखावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे उलट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी जम्मू कश्मीर और दूसरी जगहों पर आतंकी साजिश की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। इंटेलिजेंस सोर्सेज साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का भी जमावड़ा किया है 7-8 लोकेशंस पर। उनकी कोशिश है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए ताकि जो वैली के अंदर सिचुएशन जो है बहाल हो रही है उसको कन्वर्ट किया जाए क्योस एंड मेहम में। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सेना से लेकर सिविलियन सरकारें लंबे समय से कटघरे में खड़ी होती रही हैं। लेकिन एक और जम्मू कश्मीर के बदले स्टेटस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का असर ऐसा है कि पाकिस्तान अपनी पोल खुद ही खोल दे रहा है। पाकिस्तान सेना के बैट फोर्स के जरिए आतंकवाद फैलाने की नई साजिश का खुलासा इसका सबूत है। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चीन का सैनिक लद्दाख में पकड़ा गया है। रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।